आप लोगों के लिए सुपर 50 लेकर आए हैं। भौतिकी से पहला क्वेश्चन है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने का उपकरण कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या लैक्टोमीटर या बैरोमीटर? तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या स्पाइरल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? इसका आंसर देखेंगे स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसकी विधिवत्ता के कारण होता है? तापमान, दाब, घनत्व या विकिरण? तो इसका आंसर देखेंगे तापमान। यानी भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग जो है तापमान के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या है? बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या है? अल्म आधारित अंतरक्रिया, अपवहन जिसको डायलिसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन या उपचायन उपचायन। तो बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एनेमोमीटर, एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर या ऑडियोमीटर? निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर या ऑडियोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? एनेमोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग संयोजन दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत और काला। जो रंग का प्रयोजन दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक जो होता है वह श्वेत और काला। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि? ऊनी कपड़े जो है हमारे शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऊन कुचालक होता है। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है या ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो ऊनी कपड़े शरीर को क्यों गर्म रखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊन कुचालक होती है। ऊन जो है कुचालक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या होगी? यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, गुणक द्वारा बढ़ जाएगी या गुणक द्वारा घट जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणक द्वारा घट जाएगी। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी दोलन अवधि घट जाएगी। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना मिथिला मधुबनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपना मिथिला मधुबनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे लाभ ले सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे।
संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। कभी परिवर्तन हो सकता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाह्य कारक में परिवर्तन होता है। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। तभी परिवर्तन होता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन करता है। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? बल, संवेग, आवेग, कैच करने का समय। एक बॉल को पकड़ते या लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी ने किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। भू स्थिर तुल्यकारी उपग्रह निम्न किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? भू स्थिर उपग्रह जो है किस ऊंचाई पर अपना परिक्रमा करता है? किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक निश्चित ऊंचाई पर। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर के रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होगा, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर हवा होगी, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक तूफानी होगी। यदि वायु दाब मापी बैरोमीटर का रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लगता है तो अत्यधिक तूफानी होगी। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। यदि किसी टावर के शीर्ष टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है, यह बताए कि कण द्वारा तय की गई पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन दोहराने जा रहा हूँ। यदि किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है, यह बताए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में किसका भाग होता है? वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या अपरवलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो हैं पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति और शनि और यूरेनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु में अत्यधिक SO2 होता है। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे ही रह जाती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि पर प्रकाश का वेग वैसे ही रह जाती है। और मैं बता दूं कि ये प्रकाश के वेग पर जो है तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए तापमान जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा के विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में हमें गर्म रखते हैं, हम कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है।
कोई पूछ देगा कि आपको ठंडी में जो आप कपड़े पहनते हैं वह क्यों हमें गर्म रखते हैं, तो यही बोलेंगे कि शरीर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर जाने से रोकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार काम कर रहा है? फ्रीजर में जमी हुई बर्फ द्वारा, संपीड़न गैस के सहसा प्रसार द्वारा, या वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी भी द्वारा नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। जो हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुनते हैं? हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक तरह से क्यों सुनते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा, दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। लघु तरंगों पर वायुमंडल विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। लघु तरंग के प्रसारण निकट रेडियो तरंगों द्वारा किए जाते हैं। परंपरा से लघु तरंगें लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंगें छोटी हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंगे के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं, क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में ऊर्जा अधिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, लीवेनहॉक ने और स्वानसन ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो नील और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? उस पर बाहर की ओर घर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन या त्वरण में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ी यात्री बाहर की ओर गिरती है, इसका कारण क्या है? जड़त्व, गति का जड़त्व। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। भू स्थिर उपग्रह निम्न में कौन से सही है? भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। सही नहीं है। इसकी समय अवधि 24 घंटे होती है। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। यह विश्वपथ के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है। भू स्थिर उपग्रह में जो है यह सही नहीं है कि यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है? यह बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे इनमें से नहीं गुजर सकते, निर्वात में, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है निर्वात में नहीं गुजर सकती है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? विद्युत स्थिर वैद्युत अपेक्ष का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु, जल, शोर, ताप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु। स्थिर वैद्युत का उपयोग किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु के लिए। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? वेंडरवाल के बल, द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन आबंध रचना या सहसंयोजन आकर्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आबंध का रचना। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सूरज के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कूलर को गर्म करता है?
सूरज के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कूलर को गर्म करता है? पराबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त या अंतरिक्ष किरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। सूरज के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कूलर को गर्म रखता है? तो अवरक्त। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+v द्वारा निरूपित हो तो वह कण चल रहा है एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ या परिवर्तनीय त्वरण के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण के साथ। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ। अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। निम्न से कौन सी घटना पहले हुई थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का समान सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। गिलिएमो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था। राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था। गिलिएमो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। ध्वनि की आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा? ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन? कुत्ता, बिल्ली, सांप या चमगादड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या? वायुमंडल, प्रकाश का परिकीर्णन, समुद्र जल पर परावर्तन, सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकीर्णन। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा के रूपांतरण करने का एक साधन है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। घंटी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? जॉनसन प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, एडिसन प्रभाव पर या दाब पाइजो विद्युत प्रभाव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब पाइजो विद्युत प्रभाव। यह घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो काम आधारित है यह दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेजी पवन भड़का रहे? ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रहे? क्योंकि आग पर और इसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है, क्योंकि पवन के साथ धूलकण आते हैं, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में तेल का विसरण होता है, पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण या केशीय क्रिया परिघटना के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशीय क्रिया परिघटना के कारण। लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है ये केशीय क्रिया परिघटना के कारण। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, नाइट्रोजन करता है, ओजोन करता है या हीलियम करता है? तो दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन करता है। वायुमंडल में जो परावैंगनिक किरणें हैं वो का अवशोषण जो है ओजोन करती है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तुषारहीन रेफ्रिजरेटर में, अंतः समुद्री नोदन में, रॉकेट में, अति चालकता में, शोध में? तो निम्नलिखित में से किसमें इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट में। निम्नलिखित निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। भूतुलकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? एडविन पी हुबल,
विलियम हर्शेल, आर्थर सी क्लार्क, पेरे लैप्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थर सी क्लार्क ने जो भू तुल्यकारी कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने प्रस्तुत की थी। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम था? चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम था? ईगल, कोलंबिया, चैलेंजर या अपोलो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपोलो, अपोलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या या रासायनिक अभिक्रिया या उपरोक्त में सभी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक होता है, यह सस्ती होती है, यह आघात वर्धनीय होता है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। दीर्घ स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 1300 स्पेक्ट्रम से 3000, 3800 से 7500, 7800 से 8000 या 8500 से 9800? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्त? 3800 से 7500 के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। रेडार का आविष्कार किसने किया था? J.H. वॉन टेस्ले ने, रॉयंट जॉन ने, P.T. फार्नवर्थ ने, A.H. टेलर और लियो सी यांग ने? तो रेडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं लियो सी यांग ने। रडार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? टेलर एवं लियो सी यांग ने। फिर अगले क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमन और आइंस्टीन ने। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण सिरे स्पेशन खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? धातु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है, वाहन के प्रदूषण से टीवी के घटकों की निष्पादकता और दुष्प्रभावित होता है, आधुनिक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक उज्ज्वल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करते हैं। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिगमन खराब हो जाता है, इसका कारण कहते हैं स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? डूरामुलिन, स्टेनलेस स्टील या एल्निको या मैग्नीशियम? चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एल्निको को। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। मेसॉन कहाँ पाया जाता है? मेसॉन। और दोस्त जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले अपना मिथिला मधुबनी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबा दे और वीडियो को लाइक करें। मेसॉन कहाँ पाया जाता है? अंतरिक्ष किरणें। मेसॉन कहाँ पाया? अंतरिक्ष किरणें में, एक्स किरणें में, गामा किरणें में और लेजर बीम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। मेसॉन कहाँ पाया जाता है? अंतरिक्ष। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। असमान वेग और असमान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है। विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। असमान वेग और असमान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। फिर अगले क्वेश्चन के पास है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या परदीप्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परदीप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परदीप्त।
निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले शीतलत्व का नियम, द्रव संरक्षण का नियम या परासरण का नियम? यह कौन सा नियम बताता है कि न तो द्रव का सृजन किया जाता है न ही विनाश किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव नाम संरक्षण का नियम। तो दोस्त, यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।